अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे उस पर बहुत से लोग पूछ रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। ये जितना भी इस वक्त सियासत हमारी हो गई हुई है, जिसमें DGISI तक आ गया टीवी पर, मतलब इंसान परेशान होता है यार, चीज़ें किस तरफ जाएंगी। लॉन्ग मार्च भी अपने मोमेंटम पर जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो फ़ौज में भी इस तरह पाया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक तरफ। तो सारे यही एक दूसरे से पूछ रहे हैं यार इसका क्या आउटकम निकलेगा। आज हम दोनों इसी का खोज लगाने निकल पड़े हैं। एक बहरुल काहिल है जिसमें हम कूदेंगे और पता नहीं हम किसी जजीरे पर पहुंच पाते हैं कि नहीं। तैयब साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक, बस आज सुबह सुबह उठना पड़ गया। और सुनाए सर, कैसे देख रहे हैं हालात को? लॉन्ग मार्च वगैरह पे मेरी इतनी नज़र नहीं थी। कवरेज हम कर रहे हैं जी, आप काफ़ी कवरेज कर रहे हैं, ज़रा बताइए। लॉन्ग मार्च यूजुअली होता ही है, जो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो रही हैं इस दफ़ा चीज़ें। एक तो ये है कि हर बार हम ये देखते हैं कि इंटेंसिटी आगाज़ में बहुत ज़्यादा होती है और फिर वो डाई आउट करती जाती है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है। मोस्टली मार्चेस वगैरह में ऐसे ही होता है। ये उलट जा रहा है। अभी तक लाहौर से जब निकला था तो उस वक्त लगा ये था, शायद इस वजह से कि ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, सड़कें बंद नहीं हुई, पूरी लिबर्टी चौक पे भी ट्रैफिक चल रही थी जिस वक्त लॉन्ग मार्च ने निकलना था। हम खुद वहाँ पर भी कवरेज कर रहे थे। तो ये बात ज़रा लगी कि यार कहीं ये फेल तो नहीं हो रहा, ये कम हो रहा है इसकी इंटेंसिटी। मगर बाय द टाइम आज ये गुजरांवाला क्रॉस कर रहा है और उसके जो बन रहा है, जो इंटेंसिटी कह लें, जो उसका जो रश है पब्लिक का, वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, लाहौर में उतना नहीं था, हालांकि लाहौर सेंटर है, लाहौर एपी सेंटर है इन सारी चीज़ों का, लेकिन लाहौर में उतना ज़्यादा नहीं था। जबकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है GT रोड पे, वो बढ़ता जा रहा है, रश भी बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। मैंने कामों की वीडियो मोमेंटम देखी थी, बड़ी ज़्यादा लोग उसमें थे। हाँ जी, साधु के भी बहुत लोग थे। और इवन दो मीडिया की बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, ख़ास तौर पे आपको पता ही है मीडिया ज़्यादा थोड़ा सा मजबूरियाँ भी होती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे उतना ज़्यादा इसको कवरेज नहीं मिल रही जितनी कि मिल सकती थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि मोमेंटम बढ़ रहा है। तो इसमें मैं देख रहा था कि खान साहब, वो जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स थे ना, जिनको हम बिल्कुल ही सीरियस नहीं ले रहे थे, उनको भी इंटरव्यूज़ दे रहे थे, मतलब लाहौर के जो लाहौर बेस्ड हैं। जी। तो वो बेसिकली उनकी स्ट्रेटजी ये है कि जिसके थ्रू भी पैगाम जाए बस जाए। तो वो उनकी भी जो ऑडियंस है 2-2, 3-3 लाख, वो उसको भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं और सबसे बात कर रहे थे। कल मैं देख रहा था कि वो उन्होंने डिजिटल पे फोकस रखा हुआ है। और इस तरह ना एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज ये मिलता है जो कि हमारे बाकी के पॉलिटिशियंस अभी समझ नहीं पा रहे। फ़र्ज़ करें आप एक छोटे से यूट्यूबर हैं, आपके कोई 1 लाख फॉलोअर्स हैं और आप कभी आप एक पे आउट निकालते हैं $500 का कभी कभार, और फिर उससे आप एक फ़ोन ख़रीद लेते हैं या कोई इस तरह के छोटे मोटे खर्चे करते हैं। और इस तरह के बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डिजिटल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत से ऐसे ही हैं। फुल टाइमर्स तो मुश्किल से 100, 150, 200 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं है। फुल टाइमर्स तो बड़े कम हैं। तो ये जो लोग हैं जिनको एक दफ़ा इमरान खान का इंटरव्यू मिल जाए, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, एक ग्लोबल सुपरस्टार रहा है अपने स्पोर्ट्स के दिनों में, इस तरह का जो बंदा होता है वो दे दे, तो एक तो उस चैनल की रिकग्निशन बहुत बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर रिस्पेक्टफुली आप उस ट्रीट करते हैं उस कंटेंट क्रिएटर को, उसको बुलाते हैं, उसको लगता है कि आई एम बीइंग रिकग्नाइज्ड बाय समबडी सो फेमस, तो वो फिर आप उसकी गुडविल ले लेते हैं। वो गुडविल उसकी आने वाली वीडियोस में भी कंटिन्यू करती है। वो फिर सिर्फ एक इंटरव्यू तक बात नहीं होती, वो एक दफ़ा पैगाम नहीं पहुंचता, वो आप एक ऐसा फॉलोअर बनाते हैं जो अपने आप में एक ओपिनियन मेकर होता है। ठीक है, बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी है ये, बाकियों को भी समझ नहीं आ रही। कभी आ जाएगी, अभी नहीं आएगी, 5 साल बाद आ जाएगी। 5 साल बाद आ जाएगी जब बहुत चीज़ें आगे निकल गई होंगी। तो खैर, हम आते हैं ज़रा अपने मेन मुद्दे पर कि सर क्या चल रहा है यार, की हो रहा है पाकिस्तान की बनेगा, की बनूगा। वो एक गाना है ना उसका, वो इंडियन एक बड़ा ज़बरदस्त पंजाबी सिंगर है, की बनू दुनिया दा सच बादशाह वागुरु जाने। समझ नहीं आ रही। चले, सेम सवाल मेरी तरफ से आपको, आप बताएं
कि लॉन्ग मार्च पहुंचेगा इस्लामाबाद, क्योंकि इस वक्त ये है कि नेक्स्ट संडे को, कमिंग संडे को जहलम पहुंचना है, जो हमारा सर ने रात को प्लान किया, यानी थोड़ा लेट कर दिया, जो 4 को पहुंचना था 1 हफ्ता और कर दिया। जहलम पहुंचेगा संडे को, विच मीन्स के आगे जहलम से आगे जाते जाते इस्लामाबाद जाते जाते वो कोई मंडे ट्यूसडे तो हो जाएगी। तो खान साहब ने अभी थोड़ा चेंज किया अपना प्लान पीटीआई ने, और वो 6 दिन मज़ीद उन्होंने कर दिए हैं कि जी 10 को पहुंचेगा। पहले 4 को इस्लामाबाद में इरादा था, अब वो 10 को पहुंच रहे हैं। अब हमें नहीं पता भाई, हमने कोई क्लेम करते हैं हमारे लिंक्स हैं किसी से, जी क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हूँ सियासी मामलात पे इतना। या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं या अंदाजे हैं, कोई अंदाज़े लगा रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसीज लगा रहा है, कोई एनालिसिस दे रहा है कि जी कोई डील हो गई है, कोई कहता है कि जी ये बड़ा कोई खूनी मार्च होगा, कोई कहता है ये बड़े सुकून से जा रहा है, इनको सपोर्ट है, और दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको रोकने के लिए भी बड़ा अरबों रुपया फेंका जा रहा है। और वही सवाल फिर वही है, पाकिस्तानी अवाम यही जवाब ढूंढना चाह रही है। अब नवंबर भी आ गया है, द मंथ ऑफ मंथ्स तो नवंबर भी आ गया है, अजीम महीना। तो इसमें क्या बनेगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का? ये पहले नवंबर का बताएं, मंथ ऑफ मंथ्स क्यों है, सिवाय इसके कि मैं पैदा हुआ था, इसके अलावा क्या सिग्निफिकेंस? अल्लामा इकबाल भी पैदा हुए थे सर, बड़ी बड़ी शख्सियात के आने जाने का महीना है ये। आने जाने का भी, जाने का भी। ओके, एनीवे, बज़ाहिर जो मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है इस मार्च में, ये उतना ज़्यादा मार्च नहीं लग रहा जितनी ज़्यादा कोई इलेक्टोरल कैंपेन लग रही है। आपको फील हुआ है थोड़ा सा जलसों वाला टच ज़्यादा है? नहीं, वो तो पीटीआई करती है, वो तो मेरा ख्याल नेचुरली बन जाएगा ना, वो चीज़ नेचुरली बन जाएगा। लेकिन हर जगह पे जाके तैयारी ये हुई होती है जैसे वो एक जलसा करने। हाँ, ये मैंने देखा है कि वहाँ पे वो रुकते हैं, वहाँ पर पूरी तैयारी होती है जलसा करने उस जगह पर थोड़ी देर के लिए रश डबल हो जाता है, क्योंकि वो लोग एज अ जलसा वो ट्रीट करते हैं। शहर के लोग होते हैं, वो शहर के लोग आ जाते हैं, सारे इकट्ठे फिर वो वापस चले जाते हैं, जलसा होता है, वो वापस चले जाते हैं। उतने ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे जितना ये बड़े जलसे हो रहे हैं। ऐसे ही है। तो इलेक्टोरल कैंपेन तो नहीं है ये हो भी सकती है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ सियासी मामलात पे ना। तो खैर, अगर हम आगे थोड़ा सा इसको डिस्कस करें इन चीज़ों को, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में एंटर हो रहा है, तो अब हम थोड़ी सी सिनेरियोस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप इस पे रेडी हैं? ज़रूर, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं क्योंकि आप थोड़ा मार्च को डिस्कस कर रहे थे ना, मैं सीधा इस्लामाबाद, मैं थोड़ा बेचैन हुआ हूँ। चलें, एक सवाल मेरा आपसे। ठीक है। जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है अभी तक, खान साहब का मार्च से ऑब्जेक्टिव क्या है? देखें, एक होते हैं जो कि नारा होता है, नारा अपने आप में कोई एजेंडा नहीं होता। जैसे हम कहते हैं नारा था तब्दीली। अब तब्दीली एक ऑब्जेक्टिव बात नहीं है, तब्दीली एक थॉट है, एक माइंडसेट है कि भाई जो हो रहा है गलत है, हमने उसको चेंज करना है। ऐसे ही है। नवाज शरीफ साहब ने कभी नारा लगाया खुद मुख्तार पाकिस्तान। अब खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए फिर चाहिए क्या? उन्होंने कहा जी कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, उससे हम जो पैसा आएगा उससे हम लोन पे करेंगे। वो एक लंबा सारा एक एजेंडा होता है, एक लंबा सारा प्रोसेस होता है, सब कुछ होता है, प्लान होता है, फ्रेमवर्क होता है, जिसको आप एक ओवर सिंप्लीफाइड एक छोटा सा नाम देते हैं। वो नाम होता है खुद मुख्तार या तब्दीली या एंड सो ऑन। वो भुट्टो साहब ने कहा रोटी कपड़ा मकान, तो वो रोटी कपड़ा मकान अब वो कैसे मिलेगा, उसके लिए एक बहुत लंबा एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, तैयारी की उसके पीछे तैयारी होती है और एक आगे स्लोगन दिया जाता है। और वो एक सीजन था ना हाउस ऑफ कार्ड, उसमें वो देता है स्लोगन एम वर्क्स, अमेरिका वर्क्स, वो जॉब स्कीम निकालता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही वो उसने ओबामा ने होप का लफ्ज दिया था, इमरान खान ने तब्दीली दिया था, ओबामा ने भी चेंज दिया था। हाँ, क्योंकि वो बुश के 8 साल गुजरे थे तो उसके साथ चेंज अच्छा लगता था। ये तो हुई एक नून लीग ने बिरयानी दिया था मेरे ख्याल नहीं, मैं नवाज शरीफ का 90s का बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं अभी 13 पोस्ट 2013। अच्छा, देखें, ऑफिशियली तो नहीं ना देंगे। अच्छा, हाँ, बीइंग वेरी सीरियस एंड वेरी एपॉलिटिकल लेकिन पॉइंट यही है कि भाई अगर इस तरह का नारा दिया जाता है तो पीछे एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क बनाया जाता है। सही। इस वक्त नारा है हकीकी आज़ादी। उसका फ्रेमवर्क क्या है? खान साहब जाहिर है जब इतने ज़्यादा लोग लेके इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं
तो वो कोई ना कोई डिमांड्स लेके जा रहे हैं सही। कि भाई ये मेरी डिमांड है, इसे पूरा करें। जैसे कि अगर हम कहें कि डिमांड है कि इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवा दें, तो ये एक सिंपल सी डिमांड है। ये डिमांड आप कर रहे हैं सिटिंग गवर्नमेंट से। अगर आप कहते हैं कि जी फॉर इंस्टेंस कोई कानून साजी है, कोई जो भी आपका अगर कोई भी डिमांड होती है तो वो किसी इदारे की तरफ, किसी की तरफ डायरेक्टेड होती है। हकीकी आज़ादी किसकी तरफ डायरेक्टेड है? इसके बदले में आपको क्या चाहिए? अगर आपने हकीकी आज़ादी लेनी है तो क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए, इलेक्शंस चाहिए, कोई जुडिशल कमीशन बनाना है आपने, कोई JIT बनानी है, क्या बनाना, करना क्या है? वो प्रैक्टिकल सेंस में वो डिमांड क्या है जो ये इस्लामाबाद जाके इसमें हम डिस्कस करते हैं। ये आप मतलब पहली तो एक तो सिंपल डिमांड है उनकी इलेक्शंस की, ठीक है, ये है अभी, क्योंकि वो कहते हैं कि हम हुकूमत गिराने नहीं जा रहे। नहीं, लेकिन इलेक्शन की डिमांड तो उनकी हमेशा से है ना, अभी भी है। दूसरी एक उनकी डिमांड जो आई थी कि जी टॉर्चर ना किया जाए सिटीजन्स पर, इस तरह की वो उन्होंने बातचीत की, ठीक है, और कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने लिए जी। और एक स्पीच मैं सुन रहा था कल उनकी, जिसमें अब वो ऐसा लग रहा है तीसरी डिमांड है जिसको जो ऑपोजिट खान का ऑपोजिट कैंप है ना वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब वो तीसरी डिमांड क्या है? खान साहब कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि आपने फैसला करना है कि आपने पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होना है या आपने इन चोरों के साथ खड़ा होना है। अब इसको एंटी इमरान खान कैंप कह रहा है कि इमरान खान का तो मुतालबा ये है इस्टेब्लिशमेंट से कि आप पॉलिटिकल हो जाओ, और इस्टेब्लिशमेंट भी यही कह रही थी कि खान साहब तो हमें अपनी साइड पे लाने पे लगे हुए हैं। तो एक ये भी डिमांड ऐसा लगता है उनकी है कि जी आप मुल्क के बड़े हैं तो आपको हमारी, मतलब हम हैं पैट्रियट्स का ग्रुप, आपको हमारी तरफ आना चाहिए। तो ये तीन मेरे हिसाब से हैं। और चौथी फिर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, वो मेरी नहीं है कोई बात, लेकिन ट्विटर पे साइरल अलमेदा साहब एक हैं डॉन लीक्स वाले, दी साइरल, तो उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी। उन्होंने कहा था कि अगर नहीं भी इनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है इलेक्शन वगैरह का, जो भी अगर इनकी नई बातें मानी जाती, तो उन्होंने कहा कि ये एक मतलब एक तैनाती की हवाले से भी एक दबाव डालना चाह रहे हैं कि जी उसमें मेरा थोड़ा सा इनपुट हो। ये भी लोग कुछ कह रहे हैं। ये साइरल साहब का कहना था कि खान साहब ये भी चाह रहे हैं अंदर से ना हो, ये वो पॉसिबिलिटी बयान कर रहे थे कि ये भी हो सकती है। देखें सबसे ज़्यादा तो माना ही ये जा रहा है कि भाई इसी वजह से बड़ी देर से जो ये वाले कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट थे वो यही कह रहे थे कि मार्च जब भी होगा या नवंबर के शुरू में होगा या अक्टूबर के आखिर में होगा, और वही हुआ, वही टाइम निकला। हाँ, तो ये तो काफ़ी हद तक एक ओपन सीक्रेट है कि ये ज़रूरी था। अच्छा, इसमें टाइमिंग यही होनी थी, जब भी होना टाइमिंग यही होना था। और अगर उन लोगों की थ्योरी को हम दुरुस्त मान लें और उसमें वो ये कहते हैं कि खान साहब उसमें अपना इनपुट चाहते हैं उस तैनाती पे, ठीक है। अब खान साहब को डर किस चीज़ का है वो भी मैं बता देता हूँ। वो भी जो एनालिस्ट बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी खान साहब को ये डर है कि अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जो कि थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो फिर उनके लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यूजुअली हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है, मैं पिछली सदी की बात कर रहा हूँ, पिछली सदी, हाँ, पिछली सदी की, बहुत पुरानी 2000 के बाद की मैं बात ही नहीं करता पहले की बातें करता हूँ, सेफ होती हैं। जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि हमें कभी एक पसंद आता है, फिर वही बुरा लगने लगता है, फिर वही पसंद आ जाता है। एप्पल ऑफ द आई वो चलता रहता है क्योंकि वो ज़रूरत पड़ने पर वही बात है कि जी अगर ज़रूरत इसकी है तो चलो ये ठीक है। यही होता रहा है अक्सर लोगों के साथ। इस वक्त नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब भी कभी अच्छे लगने लगते हैं, कभी बुरे लगने लगते हैं, फिर अच्छे लगने लगते हैं, चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ होता रहता है, ऑन एंड ऑफ होता रहता है। तो ये जो बात है ना कि अगर कोई आ गया जो कि खान साहब के पीछे पड़ गया, चलता रहता है। सियासत है पाकिस्तानी, ऐसे ही चलती है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब चलता ही रहना है। हाँ, केयरलेस होकर नहीं बैठा जा सकता। जाहिर है अगर कोई आ रहा है तो आपने प्रेशर डालना है कि भाई मेरी पसंद का बंदा आए, आपकी पसंद का ना आए। तो कहीं ना कहीं कोई मिडिल ग्राउंड निकल आती है। अगर पहले कोई बहुत एक हार्ड लाइनर आ रहा था तो आप ज़रा सा, लेकिन यूजुअली
इस तरह की चीज़ों से इतने बड़े फैसले इफेक्ट हुआ नहीं करते। एक मार्च आ गया, जिसने आना है उसने आना ही है। ये हमारे यहाँ मिजाज नहीं था कि जी एक मार्च निकल आया तो चलो फैसले बदल नहीं। अब यहाँ पे तो सवाल आप पैदा हो जाता है, यहाँ पे तो चीज़ें गुत्थम गुत्था होती हैं, कराएं गुत्थम गुत्था। मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि अगर इस्लामाबाद में दमादम मस्क अंदर हो जाता है कि अगर इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं, इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं केपी से, पंजाब से भी हम देख रहे हैं, एक मोमेंटम तबाही किस्म का बन जाता है। वहाँ पे आप मतलब हम क्या पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करें? कई पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सी हैं, क्योंकि अब देखें पब्लिक इकट्ठी हो तो गलती भी हो सकती है किसी से। कोई कभी गलती से गोली चल जाती है, किसी से कोई पथराव हो जाता है, कोई गालियाँ दे देते हैं। गालियों से, पथराव से गोली का सफ़र, क्या ये चीज़ एस्केलेट कर सकती है कि कुछ एस्केलेट कर जाए तो फिर कैसे रुकेगी? अगर एक तरफ 20,000 बंदा इकट्ठा हुआ है, दूसरी तरफ 20,000 पुलिस वाले इकट्ठा हुआ है, किसी कौन रुकेगा? अगर एक दफ़ा कहीं पर भड़क उठाए कोई मसला तो फिर कैसे रुकेगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। 2008 की बात है, गवर्नर राज लगा हुआ था, जरदारी ने लगाया हुआ था। जी जी बिल्कुल, पंजाब वसीर साहब गवर्नर थे जी। और मैं उस वक्त एक शादी में बैठा था साहिवाल में अपने पूरे ददयाल के साथ ना, दादे वो मेरे तायशा है और उनके कज़न्स बैठे थे। वो भी नवंबर ही था अगर मैं गलत नहीं तो। मुझे यस शायद या मार्च था सॉरी 8 मार्च थी वो डेट। क्योंकि इधर से इन्होंने लॉन्ग मार्च था बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पसंद करा दी थी। इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया, शहबाज शरीफ और बुकला ने और नवाज शरीफ ने, इमरान खान भी साथ ही थे। इमरान खान साहब भी थे। तो वहाँ से हम खाना खा रहे थे शादियों के और पता लगा जी कि गवर्नर आज ख़त्म हो गया। वहाँ पर मेरे ताया अबू बड़े एक्सपर्ट हैं, वो गवर्नमेंट के साथ भी रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे पंजाबी में कहा, उन्होंने कहा कि एडे ज़्यादा लोकी है सी ते सारे ते नहीं वो गोली चला सकते ते स्टेट ते नहीं लड़ सकती अवाम दे नाल, तो वो मजबूर हो गए। तो वो मजबूरी में उन्होंने गवर्नर वो प्रेशर में आ गए। यहाँ पे डेफिनेटली लोग ज़्यादा होंगे क्योंकि केपी से भी आ रहे हैं लोग और अच्छा खासा, वही मैं कह रहा हूँ, अगर चीज़ें एस्केलेट कर जाती हैं कहाँ तक आप जाता देख रहे हैं। इवन ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद कहा था ये कि पब्लिक के बगैर फौज भी कुछ नहीं है, क्योंकि पब्लिक की बैकिंग होगी, नेशन की बैकिंग होगी, तो क्या गवर्नमेंट, क्या जुडिशरी, क्या फौज, बैकिंग नहीं होगी पब्लिक की तो फिर कोई इदारा क्या चलेगा? क्योंकि अब फौज वो तो नहीं कर सकती ना, वो गोरों की वो जलियांवाला बाग में फायरिंग कर दी थी वो लोग, वो अपनी फौज तो नहीं ना थी, वो अपनी नहीं थी, वो गोरों की थी, ये अपनी फौज है। उन्होंने गुलाम बना के रखना हुआ था, उनकी मजबूरी थी, उन्होंने करना था। जलियांवाला बाग भी एक इंसिडेंट हुआ था ना, एक हुआ था पूरी हिस्ट्री में एक इंसिडेंट है जहाँ पर, वरना तो हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहे हैं। ब्रिटिश वर्सेस द पीपल फसादात नहीं हुए कभी। यानी कि फौज सोच भी नहीं, यानी कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि मतलब फौज और अवाम गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। वो पॉसिबिलिटी तब हो सकती है जब गुस्सा आया होता है ना पब्लिक को। अच्छा, तो फिर वो कंट्रोल नहीं हो रही होती, वो अनकंट्रोलेबल। जब कंट्रोल नहीं हो रही होती, आप कैसे कह सकते हैं? वो अगर लेट से जिन्ना एवेन्यू पे वो लोग आए हुए हैं, तो जिन्ना एवेन्यू से पार्लियामेंट हाउस कितनी दूर है, प्रेसिडेंट हाउस कितनी दूर है, अगर वो उस तरफ को चार्ज करते हैं तो वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी सिक्योरिटी फौज की जिम्मेदारी है। और अगर वो रेड जोन में घुस जाते हैं, अगर वो घुसने की कोशिश करते हैं, देखें गुस्सा अगर है स्टेट पे तो वो उधर एम्बेसीज वाली साइड पे तो नहीं जाएंगे, वो जाएंगे पार्लियामेंट हाउस पे, वो जाएंगे प्रेसिडेंट हाउस में। अगर उस पर वो कहते हैं हमने कब्जा करना है, श्रीलंका में क्या देखा, वो पब्लिक गुस्से में थी, वो प्रेसिडेंट हाउस में घुस गई। वो कैपिटल राइट जो 6 जनवरी के अमेरिका में हुए थे, वो व्हाइट हाउस में घुस गए। अगर ये पब्लिक गुस्से में आके प्रेसिडेंट हाउस या पार्लियामेंट हाउस में घुसने की कोशिश करती है, तब क्या होगा? तब तो फौज के साथ क्लैश होगा। ये तो बड़ी शॉकिंग चीज़ लग रही है। ये जो आप पूरा मंजरनामा गढ़ रहे हैं कि जी लोगों ने, ये मैंने भी सोचा ऑब्वियसली कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर वो गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा, तो वो ट्रेलर तो आएगा थोड़ा सा ईरानी इनकलाब वाला और इमरान खान को लोगों ने कंधों पे उठाया होगा। और उधर से अब आप इस सूरत हाल में देखें कि यहाँ पे तो फिर आपके जितने भी इदारे हैं वहाँ पे हलचल नहीं पैदा हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे नहीं इसको करो, इसका हल निकालो, स्यापा पड़ जाएगा। ऐसा स्यापा पड़ जाएगा। स्टेट की BBC यानी सारी दुनिया में पाकिस्तान का इस्लामाबाद लाइव जा रहा होगा, अल जजीरा उधर ही होता है, अल जजीरा और BBC तो हर टाइम उधर ही होते हैं। तो वो तो पूरी दुनिया में चला जाएगा कि जी पाकिस्तान में तो वो ईरानियन और वो श्रीलंका वाला सीन हो गया। तो फिर क्या मतलब इसमें, मतलब ये जो आपकी सारी पुलिस है, आपकी फ़ौज है,
वो क्या करेगी उसमें, आपकी इंतज़ामिया क्या करेगी? लेकिन पुलिस तो शुरू में थोड़ी सी ट्राई करती है, जैसे ही उसको लगे कि भाई ये अब मामला out of खराब हो control रहा है, वो भाग जाते हैं। क्योंकि देखिए उनको उस तरह की इम्यूनिटी भी तो नहीं है ना। पुलिस को पुलिस कहती है बाद में हमने गोली चला दी, हमें कोर्ट में खींचा होगा जी आपने गोली क्यों चलाई थी, तो पुलिस थोड़ी सी ट्राई करती है, फिर वो कहते हैं जी उनको बुलाओ जिनको इम्यूनिटी है। तो इस सूरत हाल में फिर जो बड़े हैं स्टेट के, वो उनमें से कोई तो करेगा मूव इन, कोई चीफ जस्टिस हो गया या आर्मी चीफ हो गया, उनको करना पड़ेगा। क्या फिर वो क्या करेंगे? वो क्या कहेंगे 20,000 बंदा आया हुआ सबको शूट कर दो, क्या करेंगे? हाँ, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या वो इनकलाबी मूवमेंट होगा पाकिस्तान का? वो फिर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो फिर तो जाहिर है, फिर तो मतलब यानी फिर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा। वो स्टेट को सरेंडर करना पड़ेगा और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी को करनी पड़ेगी, किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, किसी को इख्तियार देना पड़ेगा। वो एक किस्म का कू होगा, वो कू मिलिट्री कर रही है, वो कू इमरान खान कर रहा है, वो कू पब्लिक खुद आगे किसी को तीसरे को बना देती है। वो उस वक्त फिर कंट्रोलेबल नहीं होते। लेकिन चूंकि इस टाइम तो अगर हम ऑनेस्ट होके बात करें तो वो जो क्राउड वो लाया हुआ है वो भी खान का लाया हुआ था, तो खान लोग तो उसे उठाएंगे, लोग उसे उठाएंगे और लोगों ने कहना कि यार तू कर जाके स्पीच है जो भी है, तो उसको फिर बैकिंग किसकी होगी? वो एक कू होगा, पब्लिक का कू होगा, पब्लिक की बैकिंग, जिसमें इदारों को सरेंडर करना पड़ेगा, फिर इमरान खान को रिक्वेस्ट की जाएगी कि जी आप कहें कि भाई आइन नहीं तोड़ना, हम इलेक्शन करवाएंगे या जो भी होगा, अभी एक बुरी हुकूमत बनेगी। यूजुअली यही है ना कि फिर आर्मी के बड़े, जुडिशरी के बड़े ये जाते हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह के पास और उनको कहते हैं सर हालात बहुत ख़राब हैं, आप प्लीज़ डिमांड मान लें। ठीक है, क्योंकि दे आर पीपल ना, वो जो खड़े हुए हैं, वो देखे ना ISPR चीफ ने भी जब प्रेशर किया था DG ISI के साथ, तो उसमें उन्होंने सारा कुछ कहा कि ये ड्रामा घड़ा गया ये जो साइफर का, और उन्होंने कहा कि स्पिन मास्टर था वो ARY न्यूज़ ने, और वो इस तरह की बातें उन्होंने बहुत सी की जिसका मतलब क्लियर था कि पीपल आर बीइंग मिसलेड, उनको डिलिबरेटली गुमराह किया जा रहा है। एग्जैक्टली अगर ये मतलब था भी, अगर वो गुमराह भी हैं तो पाकिस्तानी, अगर वो गलत भी समझ रहे हैं, अगर वो किसी ड्रामे के इन्फ्लुएंस में भी आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उनको सही रास्ते पर लाना है ना। यू कांट शूट देम, दे आर नॉट एनिमीज, जैसे मर्जी हों दे आर नॉट एनिमीज। तो फिर आपको कहीं ना कहीं उनकी बात माननी पड़ेगी, या तो आप ये माइंडसेट बना लो कि जी वो एनिमी है, इफ दे आर एनिमी ऑफ द स्टेट, तो फिर तो आप उसको शूट करेंगे। सही, जैसे जब टेररिस्ट कोई हरकत कर रहा होता है तो फिर आप ये नहीं देखते कि पाकिस्तान, यानी अगर आपने वॉर में नहीं जाना तो आपको माननी पड़ेगी उनकी, और उनका लीडर होगा इमरान खान, उसकी भी माननी पड़ेगी, फिर वो भी अपनी टर्म्स लेके आएगा, फिर वो अपनी टर्म्स, उसके पीछे भी लोग खड़े होंगे और वो लोगों की बैकिंग के साथ बात कर रहा होगा कि अब ये होगा। फिर वो जंग जीत गया ना, वो जीत गया, फिर जब वो जंग जीत गया तो फिर वो कहेगा जी अब मेरी ये टर्म्स है, अब मेरी बात चलेगी, अब ये टर्म्स है, पहले मैं सिर्फ इलेक्शन कहता था, अब मैं ये कहूँगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहले मैं आगे वाली करूँगा फिर पीछे वाली पॉसिबिलिटी, यानी कि पोस्ट इनकलाब और प्री इनकलाब। तो पोस्ट इनकलाब एक ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये सब अब सरेंडर कर जाती है पूरी स्टेट, क्योंकि अवाम आ गई है और उसको सब इख्तियार खान के पास है, सुप्रीम लीडर बन गया, जो भी है अब बना दे। अब मसला ये है कि हिस्ट्री हमने ये देखी है कि ईरान में तो चलो वो उन्होंने सस्टेन किया, लेकिन बांग्लादेश में भी बड़ा अवामी लीडर था ये शेख मुजीबुर रहमान, जिसने लीड किया अवाम को, लेकिन उसके बाद वो ग्रजीज इतनी थी आपस में मिलिट्री और सिविल में, और वो जो फैक्शंस बने हुए थे कि उसको मरवा दिया, उसकी पूरी फैमिली को उड़ा कर रख दिया। जो वो दूसरा ग्रुप था, एक वो बाहर थी, बेटी बची। मतलब पोस्ट इनकलाब या पोस्ट जो भी है, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये ना कोई समझे कि लड़ाई, मतलब क्या आप इससे एग्री करते हैं कि क्या लड़ाई उस वक्त ख़त्म हो जाएगी, ये सारा क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, कि ये फड्डा आगे भी चलेगा? फिडेल कास्ट्रो पे कहा जाता है पता नहीं कितने 100 अटेम्प्ट्स हैं मर्डर के, CIA के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और वो CIA के अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक है, वो कोई वो खुद मानते हैं, वो खुद कहते हैं कि हाँ यार हम ट्राई करते नहीं, हमसे नहीं मारा गया। तो फिडेल कास्ट्रो भी ज़ाहिर है रेवोल्यूशन के जोर पे ही आया था।
दोनों हिस्टोरिकली दोनों हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों केस स्टडीज हैं केस स्टडी कि कोई रेवोल्यूशन आ गई, कामयाब हो गई और उसके बाद वो बंदा चलता रहा। ईरान वाली तो बड़ी सक्सेस एग्जांपल इसकी बड़ी है, कास्त्रो की भी है, कास्त्रो की भी है, लेकिन दूसरी भी बहुत सी हैं कि भाई कि ब्लड शेड जारी रहता है, वो मुल्क में कॉन्टिन्यूस वो क्योस पैदा हो जाता है, क्योस पैदा होता है और वो खराब हो जाता है सारा कुछ। हाँ, जैसे श्रीलंका में अभी तक वो क्योटिक सिचुएशन है, कोई उसका आउटकम नहीं कुछ खास नहीं। हाँ, वो एक रेवोल्यूशन टाइप चीज बन गई, बट उसका फायदा क्या हुआ कुछ नहीं। या तो ना उन्होंने किसी को लीडर नहीं माना, कोई लीडर कुछ उसका आउटकम भी निकले ना। हाँ, पॉइंट वही आ रहा है ना कि लेकिन वैसे आप ज़्यादा आगे नहीं पहुंचे हुए। क्या आपको लगता है कि खान इस टाइप की एक ये जो जिसको उर्दू में कहते हैं धड़म तख्ता, यानी एक ऑल आउट रेवोल्यूशन, इस टाइप की हरकत करने का मिजाज रखता है? मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ था, वो जो मैं प्री रेवोल्यूशन वाली बात कर रहा था ना, पोस्ट, वो यही मेरा पॉइंट था कि खान साहब की पीछे अगर हम एक दो प्रेसिडेंट्स जो उन्होंने सेट किए हुए हैं, बाज़ औक़ात तो वो खुद ही कन्फ्रंटेशन करना पसंद नहीं करते। वो बहुत से लोग कहते हैं खान बड़ा पैसिफिस्ट है, बड़ा अमन पसंद है, वो करता ही नहीं है फड्डा, मतलब इस लेवल पे जाएगा ही नहीं। अगर चीज़ें ख़राब होने लगीं उसने अवाम को कहना भाई घर जाओ। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि खान साहब खुद ही हवा निकाल दें अपने उस टायर में से, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। मुझे भी यही लगता है, मुझे भी लगता है खान साहब, क्योंकि उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कई 100 लाशें गिरेंगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। खान साहब कई 100 लाशें नहीं गिराएंगे। वो कहते हैं कि नहीं, अगर इस तरफ को बात जा रही है तो रहने दे। क्योंकि 25 मई को भी हमने देखा था कि एक हालांकि मतलब पूरा सीन हुआ था, एक वो जिस तरह शेलिंग की गई और सुबह उठ सारे यही देख रहे थे कि अब क्या होगा, और एकदम वो कैंसिल हो गया और खान साहब ने कहा कि मैं जानों के साथ नहीं खेलना चाहता। इवन वो जो पहला आज़ादी मार्च था जो कि 2014 में किया था, वो तो चलो एक APS अटैक बीच में आ गया ना, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत पहले वो 14 अगस्त को जब वो एंटर हो रहे थे, जब पूरे मोमेंटम के साथ वो पहुंचे थे और उसके बाद 4 दिन खान ने दिए इनको, 4 दिन उधर रहे, फिर इन्होंने थोड़ी चढ़ाई करने की कोशिश की पार्लियामेंट हाउस पे, और वहाँ पे एक आंसू गैस वगैरह का एक सीन हुआ था, वो उसमें 2-3 लोग चार्ज नहीं कराया। हाँ, उस वक्त चार्ज नहीं कराया, कुछ लोग PTV में घुस गए थे। हाँ, PTV और पार्लियामेंट की जानिब, हाँ दोनों जानिब। PTV सड़क के इस तरफ है ना, हाँ। वो हाई सिक्योरिटी एरिया नहीं है, उसकी जिम्मेदारी फौज ने नहीं ली। और वहाँ अच्छा, वहाँ भी हमने एग्जांपल देखी थी कि फौज ने वहाँ पे अटैक करने से इनकार कर दिया था। नहीं, वो जनरल रहील शरीफ का दौर था, वो उस वक्त मिजाज बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस का था। उन्होंने कहा था जी ठीक है, प्रोटेस्ट आपका हक है, आए जहाँ मर्जी करें, स्टेट की सड़क है, गवर्नमेंट नहीं चेंज हो सकती। गवर्नमेंट और आपका मसला है, हमारा मसला नहीं। वो जब नवाज शरीफ की मीटिंग भी हुई थी तीनों की, तो उसमें भी रहील ने कह दिया था कि आपका मसला है, ये आपका मसला है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो यही सजेस्ट कर, पार्लियामेंट हाउस को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। उन्होंने कहा था कि पहला आई थिंक वो जो कहलाता है, इसका फ्लैग कहलाते हैं, क्या कहते हैं कि जी पहली जो प्रोटेक्शन लेयर है वो पुलिस की है, दूसरी FC और रेंजर्स की है, फिर 111 ब्रिगेड है, और उसके बाद बिल्डिंग्स के अंदर, यानी वो कहते थे बिल्डिंग्स के बाहर पुलिस होगी, अहाते के अंदर FC और रेंजर्स होंगे, और फिर बिल्डिंग के अंदर आर्मी होगी। क्योंकि अगर आप बिल्डिंग के अंदर तक पहुंच जाते हैं, ये दोनों तोड़ते हुए, दोनों जो प्रोटेक्शन लेयर्स हैं, इन दोनों को तोड़ते हुए अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं, तो फिर आर्मी विल कंसिडर यू द एनिमी ऑफ द स्टेट एंड वी विल ट्रीट यू लाइक। और ऑब्वियसली वो जो सोल्जर खड़ा है एक, उसकी तो ट्रेनिंग ऐसी भी, वो तो शूट ही करेगा ना। देखिए, आर्मी की ट्रेनिंग है दुश्मन से लड़ने की। पुलिस की ट्रेनिंग होती है पब्लिक से लड़ने, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो आर्मी की ट्रेनिंग दुश्मन होती है, वो फिर दुश्मन, वो माइंडसेट चेंज होता है। लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग यहाँ पर कभी कभी हिल जाती है, मतलब मैं एक ह्यूमन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ कि जैसे कभी कभार अपने शहरियों पर, जब जो भी पास्ट की एग्जांपल्स हैं जैसे ये जलियांवाला बाग, तो वहाँ पर आर्मी भी फिर कंफ्यूज हो जाती है ना कि ये जब वो सिविलियन उसका दुश्मन बन जाता है, तो वो फिर उसको एनिमी की तरह ट्रीट करेगी। तो ईस्ट पाकिस्तान इसकी एग्जांपल, ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हो गई थी गलतियाँ, ऐसे नहीं होता, गलतियाँ हुई थी हमसे, मुक्ति बानी वगैरह, और वो उनको दुश्मन समझा जाता था। क्योंकि एक तो मुक्ति बाहिनी को तो समझा जाता था, बहुत से मुक्ति बाहिनी नहीं भी होते थे, उन्हें भी समझा जाता था, क्योंकि कोई लेबल तो होता नहीं था। इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लगाई है उस पर, बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है, बहुत ही आला, ये K2 के चैनल पे लाजमी देखिए। थैंक यू। आप मेरी प्लग कर रहे हैं वीडियो। हाँ, मेरी। हाँ, और इसके अलावा ये जो
लोग कहते हैं ना, बात करते हैं या कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि जी बड़ा मायूस है वो पाकिस्तान के हालात से, बिल्कुल हम सबको ही मायूसी हो रही है, लेकिन इसमें एक जो पॉजिटिव चीज़ आई है ना कि सब एक्सपोज हो रहे हैं, आवाम को पता लग गया कि स्टेट का बिहेवियर क्या है बेसिकली। पहले तो हमसे छुपाया जाता था ना, तो अब डिजिटल मीडिया की वजह से और इतना सब कुछ आया है, तो अब आवाम को पता लग गया कि किस में कितना पानी है। तो ये कभी ना कभी तो होना था, ये एक कोर्स करेक्शन है पाकिस्तान की, मतलब ये भी हमारे एवोल्यूशन का पार्ट है कि हमें बहुत सी रियलिटीज़ का पता चलता, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान को फ़ायदा ही देगा इंशाल्लाह, अगर बच गया पाकिस्तान तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं, क्योंकि हमें बच जाएगा पाकिस्तान, कहीं नहीं जाता पाकिस्तान, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, टूटती हुई न्यूक्लियर पावर ज़्यादा नुकसानदेह होती है। वही ना, तो बीजिंग को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, मॉस्को को भी ज़रूरत है, इवन ज़रूरत वाशिंगटन को भी पड़ती रहती है, टूटने नहीं देगी वो पाकिस्तान को। सही सही। बस हम ये चाहते हैं कि अच्छे दिन आए ज़रा। टूटा मतलब हमारे पास एग्जांपल तो है ना, हम इसलिए कहते हैं कि जैसे बांग्लादेश अलहदा हुआ था, हाँ, तो अभी भी बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं, तो यही है कि उनको कवर करना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारा बहुत से लोगों को समझ आ गई है सारी गेम की, और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से कि एक शार्प टर्न आया हुआ है हमारी हिस्ट्री के मोड़ पर, और वो मुड़ते हुए ना, वो उसमें अभी मसले मसाइल चल रहे हैं, बहुत से मतलब धक्म पेल हो रही है, बहुत सी मतलब गुथम गुथा हुए में। ये जब पाथ सीधा होना है ना, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी है, कोर्स करेक्शन है बेसिकली। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, मतलब थोड़ा एग्री करते हैं? हाँ, जाहिर है बुद्धू ना बनना फ़ायदा देता है। हाँ। कहीं भी बुद्धू ना बन रहे हो आप तो फ़ायदा देता है। पहले ये है कि बुद्धू बनाना ज़रा आसान होता था, पहले किसी दौर में मीडिया का एक ही सोर्स होता था, पीटीवी। थोड़ा वक्त गुजरा, कुछ टीवी चैनल्स आ गए, लेकिन टीवी चैनल्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सोशल मीडिया वाला जो एलिमेंट आया है, इसने थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया है। हाँ। जहाँ ये फ़ायदा है कि बुद्धू नहीं बनाया जा सकता, वहीं ये फ़ायदा है कि कोई एक कंसेंसस भी डेवलप नहीं होता। हाँ, वो एक अलग मसला है। खैर, इस पे शायद फिर कभी पॉडकास्ट इस पे अलग करेंगे कि वो यूनिफॉर्मिटी कैसे लाई जाए। वो नेशन बिल्डिंग के चैलेंज ज़्यादा हो गया है। चैलेंज ज़्यादा, वैसे तो ये मसला हर जगह पे हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जितना डाइवर्स मुल्क है और जितना नहीं सर, हमारी सोच है कि हमें लगता है हमारे अंदर, लेकिन ये मसले ज़्यादा डीपली मेरे हिसाब से पेनिट्रेट कर गए हैं इंडिया और यूएस में। जब मैं ज़्यादा आबादियों वाले मुल्क में बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क में उतनी पोलराइजेशन नहीं है। ये हमें मेरे हिसाब से झूठ बताया जाता है। हमारी आवाम बहुत से मैटर्स पर एक पेज पर है। हाँ, वो पोलराइजेशन वाला मसला ना इंडिया और यूएस जैसी सोसाइटीज़ में आ रहा है, तो यूएस में ज़्यादा आ रहा है, यूएस में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम इंडिया में तो आता ही है, इंडिया में तो नेचुरली आएगा बिल्कुल, और लेकिन यूएस में आ रहा है। और ये उन मुल्कों को फेस करना पड़ा है जहाँ पे डेमोक्रेसीज़ हैं। हाँ, ज़ाहिर डेमोक्रेसीज़ हैं। ये चाइना और रूस को शायद अभी फील ना हो रहा हो। मेरा ख्याल है ये बातें हम अगली वीडियो में करेंगे, बहुत आगे निकल रहे हैं, बहुत दूर जाएंगे। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए मुल्क के लिए, और इस हवाले से आप हमें बताएं आप क्या सोचते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छाई लाएगा या तबाही लाएगा? अल्लाह हाफिज़।